27 अप्रैल 1959 को मुंबई के मलाबार हिल्स में मौजूद जीवन ज्योति अपार्टमेंट में एक आदमी का कत्ल होता है, जिसके बाद कातिल खुद जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है। कानून की नजर में ये मामला एक ओपन एंड शट केस था। सब जानते थे किसने किसको मारा है। जज से लेकर वकील तक सबको कातिल के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मुंबई की जिला कोर्ट इसे सजा नहीं दे पा रही थी। ये मामला उस वक्त इतना उछला कि एक बंद होते अखबार ने इससे लाखों रुपए छापे। हालत ये हो गई कि 25 पैसे में बिकने वाला अखबार लोग 2 रुपए में लेने को भी तैयार थे। इस मामले को जब आगे मुंबई हाई कोर्ट में भेजा गया तो खुद प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल तक सब इस कातिल के पक्ष में आ गए और सरकार ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर कोर्ट के फैसले तक को बदल दिया। इस कातिल का रोब इतना था कि जब तक केस चला तब तक इसे जेल की जगह गेस्ट हाउस में रखा गया, और जब इस मामले को मीडिया में उठाया गया तो इंडियन नेवी के साथ साथ आम जनता के लिए भी वो कातिल एक नायक बन गया था। लेकिन क्यों? पर क्या इन सब के बावजूद उसे सजा मिल पाई? जानने के लिए चलते हैं उसी रात कत्ल के चंद घंटों पहले। नॉट गिल्टी। नेवी तुम्हारे सपोर्ट में है। ऑफ कोर्स गिल्टी। और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। दोपहर में 2:30 बजे एक गाड़ी मेट्रो सिनेमा के सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक सुंदर औरत और उसके 3 बच्चे उतरकर अंदर हॉल में जाते हैं और तभी गाड़ी लौट पड़ती है मुंबई के तट पर मौजूद नेवल बेस की ओर, जहां उसमें बैठा शख्स उतरकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर और 6 बुलेट्स इशू कराता है। किसी को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला था और आखिर उसने बंदूक क्यों ली कि तभी कुछ देर बाद वो शख्स मलाबार हिल्स की ओर गाड़ी मोड़ देता है। मलाबार हिल्स की सड़कों पर चलता हुआ वो शख्स जीवन ज्योति अपार्टमेंट में दाखिल होता है। उसके दाखिल होने के कुछ देर बाद ही अंदर से 3 गोलियों की गूंज जाती है और घर में मौजूद लोग उसी कमरे की तरफ भागते हैं। वहां वो मंजर दिखा वो दिल दहला देने वाला था। फर्श पर एक हट्टा कट्टा आदमी तौलिए लपेटे खून में लथपथ पड़ा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर बिजनेसमैन प्रेम आहूजा था। हादसे के तुरंत बाद ये कातिल पास के थाने में जाता है और इंस्पेक्टर से बोलता है, मेरा नाम केएम नानावटी है और मैंने एक आदमी का खून किया है। यह खबर लोगों में आग की तरह फैल जाती है। केएम नानावटी यानी कंवस मोनेक्षा नानावटी, ये वही नानावटी है जिन पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और मूवीज भी बनी। 2019 में आई रुस्तम मूवी भी इसी कहानी पर आधारित है, पर रुस्तम में इस कहानी का पूरा सच नहीं है। इसमें सिर्फ लव ट्रायंगल वाला हिस्सा ही दिखाया गया है, लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जो शायद ही आपको पता हो। नानावटी धर्म से पारसी थे जो पहले इंग्लैंड में रहा करते थे, पर अपने देश प्रेम के चलते वो इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं और अपनी बेहद ही सुंदर बीवी सेल्विया और 3 बच्चों के साथ मुंबई वापस लौट जाते हैं। नानावटी इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर काम कर रहे थे और महज कुछ ही सालों में उनकी बहादुरी के किस्से नेवी में फेमस होने लग गए। मुंबई में ही एक पार्टी में उनकी मुलाकात प्रेम आहूजा से होती है, जो एक जाना माना बिजनेसमैन था और दिखने में किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं। देखते ही देखते दोनों में बातें बढ़ती हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कब ये दोस्ती एक लव ट्रायंगल में बदल जाती है ये किसी को नहीं पता चलता। 27 अप्रैल 1959 को ये वो दिन था जब नानावटी की पत्नी उसे बताती है कि मैं अब तुमसे नहीं बल्कि प्रेम से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही नानावटी के दिल पर धक्का सा लगा, पर फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालकर धीमी आवाज में सेल्विया से पूछते हैं, क्या प्रेम तुमसे शादी करेगा? क्या वो मेरे बच्चों को संभाल पाएगा? इस सवाल का सेल्विया के पास कोई जवाब नहीं था, पर उस खामोशी को भांपकर नानावटी सब समझ जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी वो अपनी पत्नी से फिल्म देखने जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर उनकी पत्नी उनके साथ जाने को मना कर देती है। लेकिन अब नानावटी के दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की। कमांडर नानावटी थाने जाकर बोलते हैं, मैंने एक आदमी को गोली मार दी। इंस्पेक्टर लोबो इस बात का जवाब देते हुए बोलते हैं, वो मर चुका है। मुझे भी गामदेवी पुलिस स्टेशन से ये मैसेज मिला है। कमांडर साहब, क्या आप चाय पियेंगे? जिसके जवाब में नानावटी बस एक ग्लास पानी मांगते हैं और चाबियों का एक गुच्छा उन्हें देकर बोलते हैं, ये मेरी बीवी तक पहुंचा देना, वो अभी भी सिनेमाघर में मेरा इंतजार कर रही होगी। इस मामले की सुनवाई 5 महीने बाद 23 सितंबर 1959 में शुरू हुई, जिसके लिए एक जूरी बनाई गई जिसमें कुल 9 मेंबर थे, 2 पारसी, एक एंग्लो इंडियन, एक क्रिश्चियन और 5 हिंदू। इस मामले में जज थे आरबी मेहता,
जूरी यानी कोर्ट की ओर से चुने गए लोगों को कहते हैं, जो कि किसी केस की सुनवाई करते हैं। अक्सर ये सोसाइटी के जाने माने लोग होते थे, जिनके सामने किसी केस की सारी दलीलें रखी जाती थी। इसके बाद जूरी उस केस का फैसला सुनाती है। भारत में नानावटी केस ही वो आखिरी मौका था जब किसी केस में जूरी बैठी हो। इसके बाद भारत के इतिहास में किसी भी केस में जूरी नहीं बैठाई गई। सबको लग रहा था कि कोर्ट में यह केस टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जाते ही यह मामला पूरी तरह से बदल जाता है। जब नानावटी बयान देते हैं, मैंने प्रेम आहूजा को जानबूझकर नहीं मारा, प्रेम मुझसे रिवॉल्वर छीनने लगा था और इसी झड़प के दौरान 2 गोलियां चल गई। वहीं दूसरी तरफ आहूजा के वकीलों का कहना था कि नानावटी ने प्लान मर्डर किया था। अब ये बहस बढ़ती गई, जिसमें सेल्विया ने भी नानावटी का ही साथ दिया। वहीं दूसरी ओर देश में इस मामले को लेकर अलग ही बहस छिड़ रही थी। दरअसल उस वक्त एक अखबार हुआ करता था जिसका नाम था ब्लिट्स, और इसे चलाते थे निडर, बेबाक और बेहद ही जिद्दी किस्म के व्यक्ति रुस्तम खुर्शीद जी करंजिया। करंजिया एक आमिर पारसी परिवार में पैदा हुए। 1941 में शुरू हुआ ये वीकली न्यूज़पेपर इतना फेमस हुआ कि इसे खरीदने के लिए लोग एक दिन पहले ही इसकी दुकान के आगे लाइन लगा देते थे। कई लोग इसे ब्लैक में भी बेचने लगे। इस अखबार की चांदी इतनी हुई कि 25 पैसे में बिकने वाला ये अखबार उस वक्त 2 रुपए तक में बिका। इसका असर यह हुआ कि नानावटी की दीवानगी बढ़ने लगी। हालात ये थे कि उस समय नानावटी की एक झलक पाने के लिए कोर्ट की गैलरी में लड़कियां सज धज कर आती थी। द न्यूयॉर्कर की जर्नलिस्ट एमिली हाहन के मुताबिक लड़कियां केस की सुनवाई के लिए ऐसे सजकर आती थी जैसे ओपेरा जा रही हो। ये पूरा ट्रायल 1 महीने चला, जिसमें सेल्विया ने कोर्ट में बयान दिया कि आहूजा के साथ जब तक मैं फिजिकल नहीं हुई थी तब तक वो हमेशा वादे करता था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन जब हम दोनों ने सेक्स कर लिया तो उसके बाद वो अपनी बात से पलट गया। ये केस इतना खास बन गया था कि जूरी मेंबर्स क्राइम सीन वाली जगह तक गए। नानावटी की पर्सनैलिटी और ब्लिट्स के द्वारा लिखे गए लेख ने नानावटी को एक नायक बना दिया था, जिसका असर यह हुआ कि सारे सबूत नानावटी के खिलाफ होने के बावजूद भी 21 अक्टूबर 1959 को शाम को 7:30 बजे जूरी ने फैसला सुनाया कि कमांडर नानावटी मर्डर के दोषी नहीं है, नॉट गिल्टी। पर जज इस फैसले से खुश नहीं था, इसीलिए वो इस मामले को यह कहकर बॉम्बे हाई कोर्ट में रेफर कर देता है कि इंसाफ के लिए यह जरूरी है। जब यह केस हाई कोर्ट में गया तो वहां नानावटी का केस उल्टा पड़ गया और डिफेंस की सारी दलीलें काम नहीं आई। सबूतों को देखते हुए हाई कोर्ट में नानावटी को दोषी माना गया, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। पर उन्हें सजा दे पाना इतना आसान नहीं था कि जितना लग रहा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस केस में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक भारत में किसी और केस में नहीं हुआ। दरअसल नानावटी की पॉपुलैरिटी और सेना में उनके पराक्रम को देखते हुए खुद पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित मैदान में आती है और महज 4 घंटे के अंदर ही हाईकोर्ट के फैसले को पलट देती है। विजय लक्ष्मी उस समय महाराष्ट्र की राज्यपाल थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने मुंबई कोर्ट के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं सुन लिया जाता, नानावटी को सजा नहीं होगी, नानावटी को सजा नहीं होगी। अब इस केस में एक हवाला यह भी दिया गया कि नानावटी केस की नेवल कस्टडी पेंडिंग है, इसीलिए उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए। उस वक्त खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेवी चीफ की अपील पर गवर्नर को नानावटी की सजा सस्पेंड करने और रिमांड नेवी को सौंपने की सलाह दी। आगे ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, पर वहां भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और नानावटी को जेल भेज दिया गया। तो क्या ये कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं। ये खबर सुनते ही ब्लिट्स ने नानावटी को माफी देने को लेकर फ्रंट पेज पर कैंपेन चला दिया। लोग नानावटी को माफ करने की अपील करने लगे, पर कुछ लोग इस फैसले को सही भी मान रहे थे, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित के हस्तक्षेप के बाद ये मामला अब तक 2 गुटों की लड़ाई बन चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अब राजनीति भी शामिल हो गई थी। मरने वाला प्रेम आहूजा सिंधी समुदाय से था और नानावटी पारसी, जिससे 2 समुदाय आमने सामने आ गए। लोगों ने विजय लक्ष्मी से नानावटी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई, पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से यह मामला शांत सा पड़ गया। धीमे धीमे दिन बीतते गए और ऐसे करते करते लगभग 3 साल गुजर गए। अब किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि नानावटी कभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं। तभी इस केस में एक नया मोड़ आता है, जब मुंबई में ही एक सिंधी बिजनेसमैन भाई प्रताप को फर्जी लाइसेंस मामले में जेल हो जाती है। भाई प्रताप को सिंधियों का सपोर्ट था। लोग भाई प्रताप की रिहाई की मांग तेज करने लगे। सिंधियों का कहना था कि यह क्राइम बहुत छोटा सा है
और भाई प्रताप एक फ्रीडम फाइटर भी हैं, इसीलिए उन्हें माफ कर देना चाहिए। इस वक्त तक प्रेम आहूजा की बहन मैमी आहूजा भी लोगों की अपील और नानावटी के बारे में सोचते हुए एक लेटर लिखकर दे देती है कि उसे नानावटी के रिहा होने से कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों ही जनों की माफी के लेटर विजयलक्ष्मी की टेबल पर रखे थे और नानावटी का केस भी अब तक मशहूर क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी के पास आ चुका था। राम जेठमलानी बेहद ही चालाक थे। उन्होंने तरकीब लगाई और दोनों ही गुटों में समझौते की बात की, जिसके बाद दोनों पक्षों के राजी होने पर गवर्नर विजयलक्ष्मी पंडित ने एक ही दिन 17 मार्च 1964 को नानावटी और भाई प्रताप को जेल से रिहा करा दिया। 3 साल से कम वक्त जेल में रहने के बाद नानावटी अब जेल से रिहा हो चुके थे। कुछ वक्त मुंबई में रहने के बाद नानावटी अपनी बीवी और बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए और फिर वो कभी नहीं लौटे। साल 2003 में कमांडर नानावटी की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी नानावटी की थी। आपको क्या लगता है, क्या नानावटी को बाद में सिल्विया के साथ रहना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।